डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय पेपर मानव भूगोल के अंतर्गत जो लास्ट लेक्चर्स थे उनमें हम भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत की प्रमुख जनजाति यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है, जिसमें जो जनजातियां दो जनजातियां बची हैं, बाकी के बारे में मैं आपको पहले के लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज जो हम जनजाति पढ़ रहे हैं वो है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति मुख्य रूप से भारत में मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में निवास करती है। मेनली इस समुदाय का जो संकेंद्रण है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यह जो गौड़ जनजाति है इसको अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। यह जो जनजाति है इसे हमारी जो अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है, तो एसटी वर्ग के अंतर्गत है ये। और मेनली ये द्रविड़ भाषा बोलते हैं, जो कि दक्षिणी भारत की भाषा है। इनको पहले राजगौड़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन गौड़ राजाओं के द्वारा जो राजनीतिक ग्रहण हो जाने के कारण फिर ये जो राजगौड़ है वो इनका नाम अप्रचलित हो गया, और वर्तमान में जो है इन्हें केवल गौड़ के नाम से ही जाना जाता है। ये जो गौड़ शब्द है वो तेंदु शब्द कोंडा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। अर्थात ये जो जनजाति है वो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में ही निवास करती है। जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा आदि जिन भी राज्यों में इसका विस्तार है वहाँ मेनली जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें ही इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी जनसंख्या की हम बात करते हैं तो 1971 की जो जनगणना थी उसके अनुसार जो गौड़ जनजाति है उसकी जनसंख्या 5.01 मिलियन थी। 1991 की जनगणना तक ये बढ़कर 9.3 मिलियन हुई, और 2001 की जनगणना तक ये आंकड़ा लगभग 11 मिलियन हो गया। और धीरे धीरे अब हम बात करें आगे भी, चाहे 2011 की जनगणना है उसमें भी इनकी संख्या में जो है वो धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका क्या इतिहास रहा है। जो गौड़ जनजाति है उसका विकास किस तरह से हुआ। तो कुछ विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि जो गौड़ लोग हैं वो 13वीं और 19वीं शताब्दी ईस्वी के बीच जो है गौड़ लोगों का शासन रहा, यानी 13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच तक इन्होंने अपना शासन आधिपत्य जमाया। और मेनली जो इनका हिस्सा है, यानी जो गोंडवाना, आपने सुना है गोंडवाना काल की चट्टाने या गोंडवाना क्रम के पर्वतों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये जो गोंडवाना क्षेत्र है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उड़ीसा के पश्चिम भाग में आता है। इसके अलावा कुछ मुस्लिम लेखक हैं जिन्होंने ये माना कि गौड़ जनजाति का उदय 14वीं शताब्दी में हुआ। गौड़ लोगों ने मुख्य रूप से 4 राज्यों में शासन किया, और वे राज्य थे गढ़ामंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। यहाँ पर इन्होंने अपने किले, महल, मंदिर, टैंक, झील आदि का निर्माण करवाया। 1690 में मराठों के द्वारा इनका पीछा किया गया, और उसके बाद जो गौड़वाड़ा राज्य है उसने मालवा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 16वीं शताब्दी के अंत तक जो गौड़वाना राजवंश है वो जीवित रहा। फिर इस शासन का जो अंत है वो 1760 में हुआ, जब मराठाओं के द्वारा ही इनके क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। तो इस तरीके से जो गौड़वाना राज्य है या गौड़वाना क्रम है वो गौड़ लोगों से ही जुड़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट के बारे में। यह जो जनजाति है इनका जो कद है वो 5 फुट 5 इंच होता है, लेकिन जो रतनपुरिया और नवागढ़िया गौड़ हैं उनमें ये लगभग 6 फीट होता है। इनकी जो ऊंचाई होती है उसे 6 फीट माना गया है। इनका रंग काला होता है, बाल काले होते हैं और रूखे होते हैं। नाक जो होती है वो इनकी वो बड़ी और फैली हुई होती है। इनका शारीरिक गठन काफी संतुलित होता है, लेकिन देखने में ये सुंदर नहीं होते हैं। इनका सर गोल होता है और होठ मोटे होते हैं। गौड़ जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों की तुलना में छोटी होती हैं, यानी उनका कद छोटा होता है। उनके होठ मोटे होते हैं, आंखें काली होती हैं, बाल काले होते हैं और थोड़े खड़े होते हैं। तो इस तरीके से इनका जो शारीरिक गठन है, अगर हम उसकी बात करें कंपैरेटिवली, तो ये इतने सुंदर नहीं होते, नॉर्मल कद काठी के लोग होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके निवास क्षेत्र के बारे में। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये जनजाति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो पठारी क्षेत्र हैं उनमें रहती है। दक्षिण में जो गोदावरी नदी है और उत्तर में जो विंध्याचल क्षेत्र है उसके बीच में इनका विस्तार देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में जो बस्तर पठार है उसमें इनका मुख्य जो वर्ग है मारिया, मुरिया, परजा, भटरा, हवला, ढोकर आदि जो है वो मेनली देखने को मिलता है।
इसके बाद आंध्र प्रदेश के गंजाम और विशाखापट्टनम जिलों में साउरा वर्ग तथा कुरुश और केवट वर्ग के गौड़ रहते हैं। अधिकांश जो जनसंख्या है वो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, राजनांदगांव, दूरी, महसामुद्रा क्षेत्रों में रहती है। रायपुर में ये उड़ीसा के कोरापुट, भवानीपटना एवं बालनगीर में रहते हैं। महाराष्ट्र के भंडारा एवं चंद्रपुर में तथा तेलंगाना के वारंगल और करीमपुर क्षेत्रों में इनका जो निवास है वो मेनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है अधिवास। अधिवास का मतलब होता है इनके घर, यानी किस तरह के घर जो होते हैं ये बनाते हैं। तो जब एक गौड़ व्यक्ति जब अपने मकान का निर्माण करता है, भवन को बनाता है, तो वो उत्सव और शगुन से संबंधित होता है। सबसे पहले तो वो अपने लिए एक अच्छी जगह, उचित जगह की तलाश करता है। जब उसे अच्छी जगह मिल जाती है कि वहाँ उसे अपना घर बनाना है, फिर शाम के समय वहाँ उत्सव का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में अब ये धीरे धीरे पक्के मकान बनाने लगे हैं। इनके जो निवास हैं उसके लिए नंगले और पल्ली और छोटे छोटे गांव होते हैं, यानी कई घरों के समूह को मिला करके इनका निर्माण हो जाता है। प्रत्येक गांव के लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, आश्रय आदि की व्यवस्था जो होती है वो उसी क्षेत्र में होती है, अर्थात वहीं पर वो निवास करते हैं और वहीं पर अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं। फसल वगैरह या फिर शिकार वगैरह जो भी कार्य इन्हें करने होते हैं वो उसी क्षेत्र में रह करके करते हैं। अधिवास के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है वस्त्र और आभूषण। जो गौड़ लोगों की स्त्रियां होती हैं वो अपने शरीर पर गुदवाती हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की डिजाइन्स जो होती हैं वो अपने हाथ पैरों पे ही बनवाती हैं। इनमें गुदवाना सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो चांद है, तारे हैं, और इसके अलावा स्त्री पुरुष के चित्र बनवाती हैं ये अपने शरीर पर, जैसे हाथ में बनवा लिए, पैरों में बनवा लिए। इसके अलावा गौड़ लोग जो होते हैं वो सूती वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्रों के अंतर्गत हम बात करें तो जिन भेड़ बकरियों को ये पालते हैं उनसे जो बाल इनको प्राप्त होते हैं उनसे ये ऊनी कंबल और कपड़ा अपने गांव में तैयार करते हैं। इसी तरीके से जो सूती कपड़ा है या सूत है वो भी ये खरीदते हैं और फिर उसके बाद उससे अपने जो कपड़े होते हैं वो ये बनाते हैं। इनमें जो स्त्रियां होती हैं वो मूंगे और नकली मोतियों से बने हुए जो आभूषण हैं उनको पहनती हैं। मूंगे और कौड़ियों से गूंथ करके ये अपने हार को बनाती हैं, जिसे फूल पत्तियों से बने देशी रंग से रंग लेते हैं। पशुओं के जो सींग होते हैं उनसे कंगे बनाए जाते हैं। औरतें एल्यूमिनियम और जो चांदी होती है उसकी बालियां भी पहनती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं औजार और उपकरण के बारे में। इनके द्वारा कृषि कार्य किए जाते हैं। तो जो औजार तैयार होते हैं वो इनके खुद के द्वारा किए जाते हैं। इनके गांव में एक लोहार होता है जो औजार बनाने का काम करता है। साधारण किस्म के इनके औजार होते हैं, जैसे कि कृषि के लिए यानी फसल की निराई के लिए खुरपी, फसल काटने के लिए दतिया या दांतिया जिसे हम बोलते हैं, हासिया, कृषि कार्य करने के लिए हल, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी, आखेट करने के लिए तीर बनाते हैं। और लकड़ी का जो सामान होता है ये भी ये स्वयं खुद ही बना लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो हर जो जनजाति है, हर जो समुदाय है, उसकी अपनी एक अलग सामाजिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जिस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये अपने कार्यों का संपादन करते हैं। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो समाज होता है वो पितृ प्रधान समाज होता है, अर्थात पिता की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उसकी जितनी भी संपत्ति होती है उसको उस पर पुत्रों का अधिकार होता है, पुत्री को उसमें हिस्सा नहीं देते हैं। इनमें एक विवाह पद्धति है जिसे बोलते हैं पेठू विवाह पद्धति। ये लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। इसके अलावा जो परिवार की इकाई होती है उसे हम भाई बंद कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कहा जाता है भाई बंदी में। इनके जो मुखिया की बात करें तो परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो इनका मुखिया होता है। स्त्रियों को ये अधिकार नहीं होता है। इनमें अनेक प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जैसे कि सेवा विवाह, विधवा विवाह, हरण विवाह, विनिमय विवाह, मकली विवाह। अलग अलग तरह के विवाह होते हैं। जैसे कि हम बात करें सेवा विवाह की, तो विवाह का एक रूप होता है जिसमें सेवा द्वारा पत्नी प्राप्त की जाती है। इसे गौड़ की भाषा में लमसेना, लमना या लमझाना भी कहते हैं। इसमें विवाह के लिए जो उम्मीदवार लड़का लड़की होते हैं, वो लड़का जो होता है वो लड़की के पिता के घर जाकर रहता है और वहां पे खेती बाड़ी आदि का काम करता है। उसको 2-5 वर्ष तक ये सेवा करनी होती है। इसके बाद में लड़का लड़की का विवाह होता है। तो इस तरीके से वो सेवा देता है, अर्थात वहां पर रहकर लड़की के घर रहकर उसके घर के कामकाज को संभालता है, उसके घर की क्रियाओं का निष्पादन करता है। इसलिए इसको जो है वो सेवा विवाह कहते हैं। इसके बाद में ऐसे जो लड़के होते हैं जो इस तरह से सेवा विवाह के लिए जाके रहते हैं उन्हें चरघिया कहते हैं। अब जो गौड़ होते हैं उनमें
विवाह का जो पांचवा रूप होता है वो अनियमित विवाह होता है। इसे गौड़ों की भाषा में कहते हैं पेठू विवाह। इसके अलावा इनमें बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन होता है, एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। जनजातीय परंपरा के अनुसार विवाह विच्छेद का अधिकार केवल पुरुषों को होता है, अर्थात तलाक जो देता है वो केवल पुरुष दे सकता है, स्त्री नहीं दे सकती। और तलाक के बाद जो बच्चे होते हैं, बच्चों पर पति का ही अधिकार होता है, अर्थात पिता के नेतृत्व में ही बच्चे रहते हैं। इन लोगों में जो विवाह उत्सव होते हैं उनका आयोजन किसी भी प्राकृतिक वस्तु या किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे कि जल का कोई स्रोत है, आम के वृक्ष हैं आदि के निकट किया जाता है। और विवाह के समय इनके यहाँ पर रामधुन बजाई जाती है। रामधुन से समस्त जो अपकृत्य होते हैं, ऐसे मानते हैं, नष्ट हो जाते हैं, यानी बुरे कर्म किसी ने भी कर रखे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नृत्य करते हैं रामधुन के साथ में, स्त्री और पुरुष सभी नृत्य करते हैं। इसके बाद जो गांव के मुखिया होता है उसको पटेल या मुकादम कहते हैं, और गांव का एक चौकीदार भी होता है जिसको कोतवार कहते हैं। इसके अलावा जो गांव होता है उसमें एक पुजारी भी होता है, उसे पुरोहित कहते हैं या फिर देवार कहते हैं, मतलब पुजारी पुरोहित जो होता है उसको देवार के नाम से जाना जाता है। गौड़ों के जो गांव होते हैं उनमें तीन प्रमुख सामाजिक और सामुदायिक संस्थाएं होती हैं। नंबर एक होता है बाड़ा। बाड़ा जो होता है वो गांव का जो पटेल होता है, मालगुजार होता है, उसका घर होता है, गांव के बीच में होता है। गांव की जितने भी धार्मिक सामाजिक गतिविधियां होती हैं उनका संचालन मेनली इस बाड़े में ही किया जाता है। गांव के जो अन्य घर होते हैं उनकी अपेक्षा ये बहुत सुंदर होता है और बड़ा भी होता है। सेकंड आता है गुरी। गुरी गांव का एक तरह से कम्युनिटी हॉल कह सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो गांव के लोग हैं उनका सहयोग रहता है, और उस सहयोग से ये इसको तैयार करते हैं, और समय समय पर मनोरंजन संबंधी जो भी कार्यक्रम होते हैं वो गुरी में ही होते हैं। तीसरा आता है गोतुल। गोतुल जो गौड़ लोग हैं उनका युवा गृह होता है। इसमें अविवाहित युवक और युवतियां रहते हैं। भिन्न भिन्न जनजातियों में इसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे कि मध्य भारत में जो मुरिया लोग हैं इसे घोटुल या गोतुल कहते हैं, भुइया, मुंडा और हो, और उत्तर प्रदेश में रंगभंग कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें जितने भी अविवाहित लड़का लड़की रहते हैं वो रह करके इस घर का निर्माण करते हैं, इसको तरह तरह से सजाते हैं, फूलों की चित्रकारी इसमें बनाते हैं, और ये मेनली जो है वो अविवाहित लड़का लड़कियों के क्षेत्र के रूप में ही जाना जाता है। अब बात करते हैं खान पान और भोजन के बारे में। खाने में ये चावल और मोटे अनाज का प्रयोग करते हैं। कंदमूल फल इनके प्रिय भोजन के रूप में अंतर्गत आते हैं। महुआ का भी प्रयोग ये बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। महुआ के जो ताजे फल होते हैं उनको ये खाते हैं। टेंगू और चर के फल भी जंगलों में इन्हें बहुत अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, तो इसको ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके अलावा कंदमूल फल, जड़ी बूटियां, इनको ये जंगल से इकट्ठा करते हैं और इन्हें बाजारों में बेचने के लिए भी जाते हैं, जिससे कि कुछ पैसे की प्राप्ति इन्हें हो सके। खान पान के बाद हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन का मतलब है अर्थात ये कौन सा व्यवसाय करते हैं, तो मेनली इनमें झूम कृषि की जाती है। वन की जो उपज होती है उसे इकट्ठा भी करते हैं, कुछ मात्रा में पशुपालन भी करते हैं। मछली पालन का भी इनके द्वारा कार्य किया जाता है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में रहते हैं वो खनिजों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध क्षेत्र हैं, तो वहाँ पे खुदाई का काम में भी ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि समय के साथ में वहाँ पे कारखानों का निर्माण हो गया है। इसके अलावा टोकरी बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं, जिन्हें बना करके आसपास के बाजारों में बेच देते हैं, जिनसे कि इनका जो जीवन यापन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। तो इनके द्वारा जो मेनली क्रियाएं होती हैं, जो जीवन यापन के कार्य हैं, उनमें सबसे पहले आता है कृषि। कृषि इनमें दो तरह की होती है। एक तो होती है दिप्पा कृषि, जिसमें ये एक ही भूमि पर 2-4 साल पहले कृषि करते हैं और फिर उस भूमि को छोड़ देते हैं, और उसके बाद में दूसरी भूमि पर जाकर के कृषि करते हैं। दूसरी प्रकार की जो कृषि होती है उसे कहते हैं पेंडा कृषि, जिसमें ये खेतों में गेहूं, धान, कोंदो, ज्वार, कपास, चना आदि का उत्पादन करते हैं। तो इस तरीके से दो तरह की कृषि इनके द्वारा मेनली की जाती है। इसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन में अगर हम बात करते हैं तो ये कृषि कार्य के सहायक के रूप में पशुपालन करते हैं। रावत वर्ग जो है इनमें उसका प्रमुख पेशा पशुपालन है। ये लोग गाय बैल आदि को दूसरे कृषकों को बेच देते हैं। रावत लोगों का छुआ हुआ दूध, दही और अन्य भोजन सामग्री सभी लोग खाते हैं। इसके अलावा इनका प्रमुख उद्योग जो है वो कृषि करना और लकड़ी काटना भी है। दस्तकारी और उद्योगों का विकास यहाँ पे कम ही हुआ है। इसके बाद आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन का कार्य मुख्य रूप से कुरुक, केवट और जो छियर वर्ग है उसके गौड़ों के द्वारा किया जाता है। लास्ट अगर उद्योग धंधों की हम बात करें तो कुटीर उद्योग स्थापित किए हैं इन्होंने, जिनमें ये औजार बनाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक गांव में एक लोहार होता है और 2-3 गांव का वो लोहार होता है जो कि खेती के उपकरण बनाता है, औजार बनाता है, लोहे से संबंधित औजारों का निर्माण करता है।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश में गंजाम और विशाखापट्टनम जिले में जो सावा वर्ग के बहुत से गौड़ हैं वो छोटे कुटीर उद्योगों में लगे हुए हैं। जैसे कि अरसी वर्ग के लोग हथकरघे से कपड़ा बनाते हैं, कुंदाल वर्ग के लोग टोकरियां बनाते हैं, और बहुत से परिवार जो हैं वो लोहार के रूप में कार्य करते हैं। अब हम इस जनजाति के अंतर्गत जो फाइनल है वो बात करते हैं वर्तमान शिक्षा के प्रभाव के बारे में। गौड़ जनजाति जो है धीरे धीरे अब आधुनिक संपर्क में आने लगी है। इन क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रसार प्रसार होने लगा है, जिससे धीरे धीरे इन लोगों के रहन सहन जीवन यापन में काफी अंतर आया है। पिछले कुछ समय से ये लोग श्रमिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं। नवीन तकनीक के संपर्क में आने से इनका जो जीवन है, इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो उन्नत हुई है। निर्माण केंद्र अर्थात जो कारखाने वगैरह हैं इनके आसपास ही इनकी बस्तियां बस गई हैं, जिनमें अस्पताल है, स्कूल को और बाजार आदि की सुविधा उपलब्ध है। यातायात के साधनों का भी विकास इन क्षेत्रों में हुआ है। तो वर्तमान में ये लोग जो है वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जिससे धीरे धीरे अब ये थोड़ा बहुत नौकरी की तरफ भी रुझान कर रहे हैं, और अब इनका जो जीवन है, सामाजिक स्तर है, वो भी काफी मात्रा में डेवलप हो रहा है। तो इस तरीके से जो गौड़ जनजाति है वो मेनली भारत के जो पठारी क्षेत्र है उनमें निवास करती है, और इस तरह का इनका जो मेन जीवन है, खान पान है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जो भारत की प्रमुख जनजातियां उनमें हमारी एक लास्ट जनजाति बची है जो है जम्मू कश्मीर की गुज्जर जनजाति। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।